नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस महा मैराथन होम साइंस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9वीं और 10वीं के संपूर्ण पाठ्य पुस्तक से महत्वपूर्ण विषयनिष्ठ प्रश्नों को वन शॉट क्विक रिवीजन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बार बार सुने। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को जरूर याद रखें। परीक्षा के दिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर ही जाना है, क्योंकि इसका फायदा जब आप परीक्षा केंद्र में होंगे तभी आपको मालूम चलेगा। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मधुलिका मैम से। सिरा और धमनी में क्या अंतर है? धमनी, पहला पॉइंट, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के तंतुओं तक ले जाती है, लेकिन सिरा तंतुओं से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है। ये पहला अंतर था। दूसरा, धमनी में रक्त प्रवाह हृदय से तंतु की ओर होता है, जबकि सिरा में रक्त प्रवाह तंतु से हृदय की ओर होता है। अपोजिट, उल्टा है। तीसरा अंतर, धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है, जबकि सिरा की दीवार पतली होती है। चौथा अंतर, धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है, अर्थात रक्त जो है वो तेज वेग से बढ़ता है, जबकि सिरा की दीवार पर रक्त का चाप कम होता है, अतः रक्त बहुत धीमे बहता है। बस ये 4 अंतर आप लोगों को लिखना होगा। रक्त की बनावट एवं प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। रक्त प्लाविका तथा रक्त कणों, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स तथा विषाणु के बने होते हैं, बिंबाणु के बने होते हैं, विषाणु नहीं होगा। फिर से पढ़ते रहे। रक्त प्लाविका तथा रक्त कणों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा बिंबाणु के बने होते हैं। रक्त प्लाविका में 90% जल तथा 10% पोषक तत्व होते हैं। मानव का लाल रक्त कण गोल, चपटा तथा दोनों ओर से बीच में दबे हुए होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी अनियमित आकार वाली श्वेत तथा बिंबाणु सूक्ष्म गोलाकार रचना है। तीनों के बारे में बता दिया। अब इसका कार्य क्या है? तो ये पोषक तत्वों, श्वसनीय गैसों, विकारों, हार्मोन्स आदि को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह दूसरा पॉइंट, यह ऑक्सीजन को फेफड़े से अन्य ऊतकों तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़े तक ले जाने का भी कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, यह रोगाणुओं को मारकर हमें रोग से बचाता है। चौथा, यह शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये था तुम्हारा रक्त की बनावट और उसका मुख्य कार्य का वर्णन। और तुमको क्या चाहिए? कुपोषण तथा पोषण में अंतर लिखें। वह पोषण जिसमें भोजन के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन में से किसी भी एक या अधिक की संतुलित मात्रा से कम मात्रा वाली भोजन लेना, जिसमें कुपोषण जन्य रोग उत्पन्न होता है, कुपोषण कहलाता है। जो हमारा पोषक तत्व है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, जितनी मात्रा में सबों को हमको लेना है शरीर में, वो हम नहीं ले पाते, उससे कम मात्रा लेते हैं या अधिक मात्रा लेते हैं, और जिसके कारण हमें कुपोषण जन्य रोग उत्पन्न होता है, तो इसे हम कुपोषण कहते हैं। जबकि जिस पोषण के भोजन में, अगर हमारे भोजन में सभी जो भी तत्व हैं, सभी तत्वों की मात्रा संतुलित रहती है, तो ऐसे भोजन से कुपोषण जन्य रोग नहीं होते और इसे पोषण कहते हैं। पोषण, ठीक है। तो जो तुम्हारा पोषक तत्व है, अगर वो प्रचुर मात्रा में तुम्हारे भोजन में है तो वो पोषण है, और अगर तुम प्रचुर मात्रा से कम या ज्यादा ले रहे हो तो वो कुपोषण है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है, इसकी प्राप्ति के साधन क्या है?
विटामिन सी के अभाव से मसूड़े में सूजन और रक्तस्राव होने लगता है या स्कर्वी नामक रोग से पीड़ित होने की संभावना हो जाती है। इसके प्राप्ति के साधन है नींबू, संतरा, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां। भोजन में, अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन से होने वाली 3 लाभ बताइए। भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति से होने वाले लाभ इस प्रकार है। पहला, प्रोटीन युक्त भोजन शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। प्रोटीन युक्त भोजन के सेवन से रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। प्रोटीन युक्त भोजन से त्वचा, अस्थियां, बाल और नाखून स्वस्थ रहते हैं। भोज्य पदार्थों के सड़ने के प्रमुख 3 कारण क्या हैं? भोज्य पदार्थों के सड़ने के 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, खमीर के कारण भोज्य पदार्थ सड़ने लगते हैं। दूसरा, जीवाणु की उपस्थिति से खाद्य पदार्थ सड़ने लगते हैं। तीसरा, फफूंद की उपस्थिति से खाद्य पदार्थ सड़ने लगते हैं। भोजन पकाने से क्या क्या लाभ होते हैं? भोजन पकाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, पका भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा, पकाने से भोज्य सामग्री कीटाणु मुक्त हो जाती है। तीसरा, पका भोजन अधिक क्रियाशील होता है। रोगी को वसायुक्त भोजन क्यों नहीं देना चाहिए? रोगी का पाचन तंत्र दुर्बल हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। अतः वसायुक्त भोजन का पाचन करने में पक्वाशय अधिक बल लगाने लगता है, जो रोगी के लिए संभव नहीं है। वसायुक्त भोजन में फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, जो रोगी के पक्वाशय द्वारा पच नहीं पाते। इसका प्रभाव रोगियों के लिए हानिकारक हो जाता है। अतः इन्हीं सब कारणों से रोगी को वसायुक्त भोजन नहीं देना चाहिए। बस पचने में दिक्कत होता है, अतः सुपाच्य भोजन रोगी को न देना चाहिए। अगर उसमें वसा रहेगा, तेल घी ज्यादा रहेगा, तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तला भोजन खाने से होने वाली 3 हानियां बताएं। तला भोजन खाने से तो हानि है ही, वो देर से, पहला, तला भोजन देर से पचता है। दूसरा, तले भोजन में विटामिन अपेक्षाकृत अधिक नष्ट हो जाते हैं, जल जाता है सब। तीसरा, तली भोज्य सामग्री के सेवन से कंठ और पेट में जलन उत्पन्न होने लगती है, एसिडिटी के कारण। संतुलित भोजन के 3 लाभ बताइए। संतुलित भोजन के लाभ निम्नलिखित है। पहला, संतुलित भोजन से शरीर एवं मानसिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छा होता है। संतुलित भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है एवं प्राणी दीर्घजीवी बनते हैं। संतुलित भोजन से शरीर को स्फूर्ति मिलती है एवं शरीर कांतिवान बना रहता है। जल के माध्यम से उबाला गया भोजन क्यों लाभदायक होता है? जल के माध्यम से उबाला गया भोजन लाभदायक होता है क्योंकि पहला, ऐसा भोजन सुपाच्य हो जाता है। दूसरा, ऐसा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। तीसरा, ऐसा भोजन पाचन संबंधी विकार या पेट में दर्द पैदा नहीं करता है। संतुलित भोजन की 3 आवश्यकताएं बताएं। पहला, इनमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं संतुलित भोजन में। दूसरा, इसके सेवन से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तीसरा, यह शरीर को कांतिवान और स्वस्थ बनाता है। किन्हीं 3 विटामिन के नाम लिखें और उनमें से किसी एक का वर्णन करें। तुम नाम तो याद ही होगा तुम लोग को, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और एक का वर्णन करना है तो एक का ही कर दो कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। यह मुख्य रूप से दूध, अंडा, मक्खन, घी, सेव इत्यादि में पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से विटामिन ए के स्रोत वाले फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी के कोई 3 कार्य बताइए। 3 कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। विटामिन डी, यह फास्फोरस के विकास को नियमित करता है। भ्रूण के विकास में भी विटामिन डी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के पथ्य के 3 विभिन्न प्रकार क्या हैं? पहला, तरल रूप, जब से रोगियों को जो उनको खाना देना है वो पथ्य कहलाता है। तो पहला है तरल, जैसे तुम बार्ली दे दो या सूप दे दो इत्यादि। दूसरा, अर्ध तरल, जैसे खिचड़ी है, साबूदाना है, लपसी इत्यादि। और ठोस है, तीसरा रूप ठोस है, उसमें रोटी, चावल ये सब होता है। विटामिन सी के 3 कार्य बताइए। पहला, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम विटामिन सी का है। मसूड़े को स्वस्थ रखता है विटामिन सी और स्कर्वी रोग होने से बचाता है। भोजन से प्राप्त किन्हीं 3 पोषक तत्वों के नाम लिखें। कौन कौन चीज मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भोजन से हमको मिल जाएगा। मृदु आहार का परिचय दें। 3 मृदु आहारों के नाम लिखें एवं बताएं कि बच्चों को किस तरह मृदु आहार देना चाहिए।
जब रोगी तरल आहार पचा लेते हैं तो उसी आहार को धीरे धीरे गाढ़े रूप में देना आरंभ किया जाता है। इसे हम मृदु आहार या सॉफ्ट डाइट कहते हैं। जैसे तरल चीज तुम खाने के लिए दिए ना, जैसे सूप दिया, ये सब चीज दिया तरल, जब वो पचने लगे तो उसके बाद उसको और गाढ़ा कर देना चाहिए। वो गाढ़ा जब हो जाता है तो उसी को हम मृदु आहार कहते हैं। और ये जो है मृदु आहार में आता है, जैसे गाढ़ा साबूदाना को गाढ़ा करके देना है, या फलों का रस तो तरल हो गया, जब रस पचने लगे तो फलों का गूदा दीजिए, उसका जो पल्प है वो पल्प भी खाने के लिए देना है। भोजन परोसने की भारतीय विधि का वर्णन करें। भारतीय पद्धति से भोजन करने वाले को पीढ़े या छोटी चौकी या आसनी पर बैठाया जाता है और उसके बाद उसके सामने थाली, कटोरियां और गिलास आदि रख देते हैं। इन बर्तनों में खाद्य एवं पेय पदार्थ रख देते हैं। भोजन करने वाले के दाएं तरफ सामने में पानी भरा लोटा, गिलास रखना चाहिए। जल द्वारा भोजन पकाने की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। पहला है उबालना, दूसरा है स्ट्यूइंग, तीसरा है भपाना। तो उबालने में हम दाल, चावल, सब्जियों को जल में उबाल करके पका लेते हैं। स्ट्यूइंग क्या है कि कम पानी और बंद बर्तन में भोजन पकाने की विधि स्ट्यूइंग कहलाती है। पानी भी कम रहेगा और बर्तन जो है वो बंद रहेगा, स्ट्यूइंग कहलाती है। स्टीमिंग, इस विधि में कम आर्द्र ताप पर भोजन पकाया जाता है, टेम्परेचर कम कर दिया जाता है और स्टीमिंग के जरिए, स्टीम जो आता है ना, भाप से निकलता है ना, उससे भोजन पकाया जाता है। कृत्रिम आहार किसे कहते हैं? शिशु को इसे देना क्यों आवश्यक है? प्रयोगशाला या कारखाने में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाला आहार कृत्रिम आहार कहलाता है। जैसे माँ के दूध की जगह डिब्बा बंद दूध जो है, ये कृत्रिम आहार है। फलों का रस जो डिब्बा बंद है वो कृत्रिम आहार है। कृत्रिम आहार में पोषक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित की रहती है। प्राकृतिक आहार की अनुपलब्धता में ऐसे आहार का सेवन किया जा सकता है। अगर प्राकृतिक आहार नहीं मिल रहा है तब कृत्रिम आहार की तरफ देखना चाहिए, नहीं तो प्राकृतिक आहार ही बच्चों को देना चाहिए। जैम और जेली में क्या अंतर है? जैम और जेली का अंतर निम्नलिखित है। जैम अपारदर्शक होता है जबकि जेली पारदर्शक और चमकीली होती है। जैम को चाकू से काटा जाता है जबकि जेली को नहीं काटा जा सकता। जैम में फलों के गूदों का उपयोग किया जाता है जबकि जेली बनाने में रस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन की 3 विशेषताओं को लिखें अथवा संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिससे शरीर के आवश्यकता अनुसार सभी भोज्य तत्व या पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, जो ऊर्जादायक हो और शरीर के निर्माण करने में और उसको रक्षा प्रदान करने में जो भोजन मदद करता है, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। इसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। यह रोगों से बचने के लिए उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रदान करता है। यह रोगों से बचाने के लिए उचित मात्रा में विटामिन व खनिज पदार्थ भी प्रदान करता है। क्योंकि विटामिन की कमी होगी तो विटामिन की कमी होने से हम लोग बीमारी से जकड़ जाएंगे। ठीक है। आगे, भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं? नाम लिखें। भोजन के मुख्य अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन, और साथ में जल और रुक्षांश। ठीक है। रुक्षांश क्या होता है? फाइबर्स, है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं, रुक्षांश। भोजन में प्रोटीन से होने वाले 3 लाभों को लिखें। यह हमारे शरीर के तंतुओं की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। यह नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं तथा साथ ही टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए भी। यह शरीर के पाचक रस और हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। प्रोटीन के बारे में सब बात है। प्रोटीन अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के कोई 3 सस्ते साधन बताइए। हम कहने का मतलब है कि ऐसा भोजन का नाम बताइए जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं है और जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, वो कैसे अपने प्रोटीन का जरूरत पूरा कर सकेंगे। सुनो इसमें क्या क्या चीज है। ये साधन है दाल सुविधाजनक रूप से सबको मिल जाता है, सोयाबीन और दूध। ये 3 चीज में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों के नाम लिखें। वो है खजूर, गन्ना, चुहाड़ा, चीनी, शहद, गुड़, चुकंदर, अंगूर, गेहूं, चावल, मक्का, मीठा फल, अरारोट, आलू इत्यादि। ये सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में रहता है। विटामिन सी के 3 काम को लिखें। विटामिन सी से तो हम लोग जानते ही हैं, यह हमको स्कर्वी रोग से बचाता है और ये दांत को और हड्डियों को भी स्वस्थ बना के रखता है और रक्त वाहिनियों की भित्ति को कमजोर रहने से रोकता है और मसूड़ों को फूलने से बचाता है। अगर विटामिन सी का कमी हो रहा है तो मसूड़ा फूलना शुरू करेगा। तो वैसे समय में सिट्रस फल ले लो, आंवला ले लो, नींबू ले लो, संतरा खा लो। तो ये सब खाने से ही अपने आप मुंह के अंदर का जो छाला है या मुंह के अंदर जितनी परेशानी है, मसूड़ा फूलने वाला जो प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाता है। विटामिन की कमी से होने वाले किन्हीं 6 रोगों के नाम बताएं। तो ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, चर्म रोग भी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स या इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं हिंदी में। विटामिन ई की कमी से त्वचा संबंधी रोग। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, मतलब ब्लड अगर एक बार कट गया हाथ तो हम लोगों का है कि जम जाता है खून और रुक जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो ये खून रुकेगा नहीं, लगातार बहता रहेगा। और एक और चीज, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी होती है। विटामिन डी के कार्यों को लिखें। विटामिन डी हमें सूखा रोग, अस्थि मृदुलता, अस्थि का कमजोरी, ये सब जो है वो सबसे बचाता है और यह हमारे दांत और अस्थियों को भी मजबूत बनाए रखता है। आहार में विटामिन का क्या महत्व है? आहार में विटामिन का बहुत बड़ा महत्व है। यह हमें अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है। एक ही चीज में बार बार नहीं है, रुक जाओ अभी। शुद्ध जल का क्या लक्षण है? शुद्ध जल देखने में साफ और पारदर्शी होता है। इसका कोई रंग, गंध, स्वाद नहीं होता है। इसका हिमांक और क्वथनांक 0 डिग्री और 100 डिग्री होता है। यानी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक जिसको कहते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। यह रोगाणु मुक्त होता है। क्वेश्चन 2, टेटनस रोग के क्या लक्षण हैं? रोगी तेज ज्वर से पीड़ित रहता है, उसे बहुत बेचैनी का अनुभव होता है, स्थान विशेष की पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, अंतिम स्थिति में जबड़े जकड़ जाते हैं, पेट तथा पीठ तन जाते हैं और शरीर से शरीर जो है वो ऐंठ कर धनुष्कार हो जाता है। दांत बैठ जाते हैं, गर्दन जकड़ जाती है, हृदय की गति बंद हो जाने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। डिप्थीरिया रोग के लक्षण बताएं। यह एक संक्रामक रोग है। इसका संक्रमण खासकर बच्चों में होता है। कंठ, तालू, टॉन्सिल्स आदि में छाले पड़ जाते हैं, गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं, रोगी ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, नाक के आक्रांत होने से उसकी वहां से रक्त स्रावित होने लगता है, नाक से ब्लड आने लगेगा, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और अंततः रोगी बच्चे को सांस के अवरोध के कारण मृत्यु हो जाती है। हवा की हमें क्यों जरूरत है? हवा का स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा संबंध है। हवा यानी वायु के बिना जीवन असंभव है। हवा की जरूरत हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला, हवा श्वसन क्रिया में सहायक है, श्वसन के बिना जीवन असंभव है। दूसरा, जल में मौजूद H एवं O वायु के ही अवयव हैं। जल हमारा जीवन है। हवा की मौजूदगी से ही पृथ्वी पर गतियां संभव है। वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों का वर्णन करें। पहला पॉइंट, प्रदूषित वायु के सेवन से शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। दूसरा, प्रदूषित वायु से श्वसन दमा रोग को, जो अगर प्रदूषित वायु है तो वो दमा रोग को निमंत्रित करता है। अगर तुम प्रदूषित वायु में लगातार रहोगे तो दमा रोग हो सकता है। प्रदूषित वायु से पादपों एवं जलीय जीवों का जीवन संकटापन्न हो जाता है, मतलब कि उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। प्रदूषित वायु से भोज्य पदार्थ में भी सड़न उत्पन्न होने लगती है। हैजा के जीवाणु को क्या कहते हैं? हैजा के बचाव के उपाय बतावें। हैजा के जीवाणु का नाम कॉमा बैसिलस है। कॉमा बैसिलस।
हैजा से बचाव के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। हैजा की रोकथाम के सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालना, शुद्ध भोजन लेना इत्यादि। उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए? रोगी को निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जितना जल्दी हो सके ले जाना चाहिए और जल की स्वच्छता पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जल से फैलने वाला बीमारी होगा हैजा, इसीलिए पानी एकदम साफ सुथरा रहे। जो पीने का पानी है वो पीने का पानी को बॉयल करके ठंडा करके तब छान के उसको पिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं और इसे फैलने के कौन कौन से साधन है? रोगजनक जीवाणुओं के संक्रमण द्वारा शीघ्र प्रसारित होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। हैजा, टाइफाइड, यक्ष्मा, खसरा, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग के प्रसार के साधन इस प्रकार हैं। पहला, दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन द्वारा। अगर तुम भोज्य पदार्थ खा रहे हो और वो संक्रमित तो हो चुका है तो उससे हमारा रोग हमको पकड़ने की संभावना है। प्रभावित व्यक्ति के संसर्ग एवं उसके व्यवहार में लाए गए चीजों के प्रयोग से। अगर कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है और उस व्यक्ति के पास तुम बैठते हो और उसके वो जो जिस चीज को इस्तेमाल किया है उस चीज को अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो वो बीमारी तुमको भी हो सकती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति के संसर्ग और उसके व्यवहार में लाई गई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रभावित व्यक्ति के जूठन का सेवन करने से। अगर कोई व्यक्ति है जिसको संक्रामक रोग है, उसका जो खाया उसको फिर कोई और न खा ले। मलेरिया रोग के मुख्य लक्षण क्या है? मलेरिया रोग का मुख्य लक्षण इस प्रकार है। जाड़ा के साथ जोड़ों से बुखार होता है, बहुत तेज बुखार आएगा लेकिन ठंडा के साथ आएगा। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। जोड़ में और शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा शुरू हो जाती है। पसीना देकर बुखार 3-4 घंटों में घटना शुरू हो जाता है। रोगी का चेहरा लाल हो जाता है और एवं बार बार प्यास लगने लगती है। मलेरिया का लक्षण। मलेरिया का लक्षण। हो गया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।